अक्सर लोगों में ये विवाद रहता है कि खाने के लिए कौन सा घी या तेल बेहतर है। तो अच्छे घी या अच्छे तेल के लिए जो पैरामीटर्स हैं जिन पर आप कह सकते हैं कौन सा बेहतर है, तो उसमें एक तो पहला है स्मोक पॉइंट, यानी कौन सा घी तेल कितने हाई टेम्परेचर तक फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडाइज नहीं होता, फ्री रेडिकल्स नहीं देता। और दूसरा जो पॉइंट है वो आपके घी या तेल में सैचुरेटेड फैट्स कितने हैं और अनसैचुरेटेड फैट, जिन्हें मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जिन्हें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड के रूप में जानते हैं। ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों ही इसेंशियल फैटी एसिड हैं। लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड एक सुपरस्टार की तरह है, क्योंकि ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हेल्थ के लिए और बॉडी स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे हर तरह से यूजफुल और उपयोगी होता है। और ओमेगा 6 जब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है और बहुत सारे नुकसान करता है। तीसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि जब घी तेल की बात आएगी तो दिल की बात तो आएगी कि दिल के लिए कौन सा सुरक्षित है। और चौथा पॉइंट अगर इसमें ऐड करें तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस घी तेल में कितना ट्रांस फैट है। ये ट्रांस फैट बहुत नुकसानदायक होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा जो पकाने के लिए और खाने के लिए होता है वो देसी घी होता है। और दूसरा अच्छा विकल्प इसमें है सरसों का तेल। तो अगर सरसों के तेल की चर्चा करें तो सरसों के तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैट दोनों अच्छी मात्रा में होते हैं। ओमेगा 3 भी अच्छी मात्रा में होता है, यानी 10 से 15% तक उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो सकते हैं। हाँ, लेकिन सरसों के तेल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो है वो 1:1 रहता है। सरसों का तेल स्किन के लिए बहुत बेहतर होता है, लोग मालिश में इस्तेमाल करते हैं। विटामिन्स भी इसमें होते हैं, इसलिए भी उसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। और हृदय की मसल्स और बाकी शरीर के लिए सरसों का तेल में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं वो सबसे बेहतर होता है। हृदय में तो निश्चित रूप से ये एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है। ये बहुत सारे अच्छे गुण हैं जो सरसों के तेल में मिलते हैं। और उस पर भी सरसों के तेल का जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब आप खाने में सरसों का तेल तलने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है। इसलिए बरसों से भारत में सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन इसमें एक इरूसिक एसिड होता है, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वालों का कहना है कि जो इरूसिक एसिड है वो कार्डियक मसल्स में फैट डिपोजिशन करता है और जब आप ज़्यादा मात्रा लेंगे तो ये नुकसान करेगा। उससे भी ज़्यादा चिंता की बात ये है कि हिंदुस्तान में मिलने वाला सरसों का तेल 90% से अधिक प्रदूषित होता है, एडल्ट्रेटेड होता है। उसमें बहुत सारे खतरनाक अवयव लोग मिला देते हैं। हालांकि ये बात सही है, जो जितने बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट हैं सरसों के तेल से, वो हमें तब ज़्यादा मिलते हैं जब वो कच्ची घानी यानी कोल्ड प्रेस्ड करके बनाया गया हो। और जो बहुत सारी मशीनरी के साथ केमिकल्स के साथ सरसों का तेल बनाया जाता है तो उसमें उसकी जो लाभकारी गुण हैं उनमें काफ़ी कमी आ जाती है। लेकिन सरसों का तेल इस्तेमाल करने में सबसे बड़ी बात ये है कि भारत में मिलने वाला सरसों का तेल ज़्यादातर उसमें एडल्ट्रेशन और केमिकल्स का बहुत ज़्यादा मिलाया जाना देखा गया है। तो सबसे बेहतर मुझे लगता है कि देसी घी सबसे बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है? क्योंकि देसी घी का स्मोक पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये ठीक रहता है
और हाई स्मोक पॉइंट से ये मतलब, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब गर्म करेंगे तो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो जो खतरनाक फ्री रेडिकल्स है वो घी में नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात यहाँ बताना ये भी ज़रूरी है कि अगर आप देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब आप 2-3 बार से ज़्यादा गर्म करेंगे तो इसमें ट्रांस फैट बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी और साथ ही इसमें ऑक्सीडेशन का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो अभी जैसे मैंने एक पिछले वीडियो में कहा था कि देसी घी बहुत बेहतर है। एक 2000 कैलोरी की ज़रूरत वाले आदमी को दिन भर में 70-72 ग्राम फैट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। उसमें भी आधा विजिएबल फैट यानी 30 ग्राम फैट ही पूरे दिन के लिए अलाउड है। उस 30 ग्राम में भी आधा आपको देसी घी लेना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि 1 टेबल स्पून 15 ग्राम, तो 1 चम्मच सवा चम्मच से ज़्यादा आप देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो ये खतरा पैदा करेगा। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि ज़्यादा मात्रा में अगर आप, चूँकि देसी घी में सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, 80-90% तक होता है, तो ये एलडीएल को बढ़ाता है। हालांकि ये बात यहाँ बताना ज़रूरी है कि जो सैचुरेटेड फैट हैं वो गाय के घी में कम होते हैं और अच्छी गुणवत्ता का अगर जो घी है, बिलोना तकनीक से बनाया गया घी है, उसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। पाचन तंत्र में ओवरऑल डाइजेशन को बेहतर करना, और ऐसा कहा जाता है कि ये इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है उसको लुब्रिकेट करके शरीर में बहुत सारे फ़ायदे करता है। जैसे ये कहा है कि ये हाथों की इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आईबीएस और आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हैं, इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इवन जो कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ हैं, देसी घी का अगर सीमित इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज में कई तरह से देसी घी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आयुर्वेद में कहा गया है कि ये मेमोरी को बढ़ाता है और जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और जॉइंट्स की मालिश के लिए हिंदुस्तान में सरसों का तेल भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सरसों के तेल में इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ आजकल आ रही हैं कि स्किन की ओपीडी में बहुत सारे केस इस बात के आ रहे हैं कि ये एडल्ट्रेटेड या केमिकल युक्त सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये खतरा हो गया। तो अगर हम एक परफेक्ट खाने का तेल का अगर मिश्रण तैयार करें तो 70 ग्राम फैट चाहिए, तो मुझे लगता है कि आधा देसी घी हो सकता है और उसमें आधा सरसों का तेल हो सकता है। लेकिन अशुद्धि को कहाँ ले जाएंगे। अब दूसरे विकल्प की भी चर्चा करनी चाहिए। आजकल सबसे ज़्यादा बात हुई ऑलिव ऑयल की, जैतून का तेल। जैतून के तेल का स्मोक पॉइंट कम होता है इन दोनों की तुलना में, तो अपने यहाँ डीप फ्राइंग के लिए, तलने के लिए जैतून का तेल ठीक नहीं है। ये ड्रेसिंग के लिए या सलाद में मिक्स करने के लिए अगर आप खाएं, मालिश करने के लिए भी ठीक है। विटामिन्स जैतून के तेल में अच्छे होते हैं और हृदय के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो ओमेगा 3 की मात्रा भी होती है और अनसैचुरेटेड फैट है वो जैतून के तेल में बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ एक बार मैं फिर रिमाइंड कराना चाहूँगा, ओमेगा 3 जो फैटी एसिड अच्छे माने जाते हैं वो जैतून के तेल में, ओलिव ऑयल में सीमित होते हैं और ये सरसों के तेल में 10 से 12% तक हो सकते हैं। तो जैतून का तेल ठीक है, हृदय के लिए तो बहुत ही अच्छा है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है ऐसा माना जाता है। लेकिन एक तो हाई कॉस्ट है और तलने के लिए ठीक नहीं है। अब अगर दूसरे तेल की चर्चा करें, जैसे कोकोनट ऑयल, आजकल कोकोनट ऑयल और मूंगफली का तेल भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल है, वो भी कच्ची घानी का ही अच्छा होगा। कच्ची घानी का जो कोकोनट ऑयल है उसमें ज़्यादा फायदेमंद किस लिए होता है, क्योंकि जो नीले डिब्बे वाला रिफाइंड कोकोनट ऑयल है
उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिला दिए जाते हैं, तो जो उसके अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है। और कोकोनट ऑयल में भी सैचुरेटेड फैट काफ़ी मात्रा में होते हैं। तो कोकोनट ऑयल स्किन के लिए, त्वचा के लिए, बालों के लिए तो बहुत अच्छा है ही। और यहाँ तक कहा जाता है कि इसमें जो MCT मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो भी ओवरऑल बॉडी के वेट मैनेजमेंट में और ब्लड शुगर की मैनेजमेंट में मदद करते हैं। लेकिन अगर फिर वही बात, अगर हाइड्रोजनेटेड और रिफाइंड कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें फिर ट्रांस फैट की मात्रा भी बढ़ेगी और जो केमिकल्स हैं वो नुकसान भी करेंगे। तो मुझे लगता है तीसरे नंबर पर अगर कोई तेल कंसीडर करना चाहिए तो वो मूंगफली का तेल है। मूंगफली के तेल का हाई स्मोक पॉइंट होता है, यानी तलने के लिए ये बहुत अच्छा समझा जाता है। और मूंगफा और पूफा उसमें अच्छी क्वांटिटी के होते हैं। और मूंगफली का तेल LDL को भी कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है, हर तरह से बेहतर ही है। वेट मैनेजमेंट के लिए भी सैटिस्फाइटी को भी जल्दी उस स्तर तक पहुंचा देता है। लेकिन फिर वही बात फिर कहनी पड़ेगी कि मूंगफली का तेल भी कोल्ड प्रेस्ड यानी कच्ची घानी का होना चाहिए। अगर ये रिफाइंड होगा अगेन तो उसमें जो बेनिफिशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है। हाँ, एक बात और, मूंगफली के तेल में ओमेगा 6 कंटेंट ज़्यादा होते हैं। अब और ज़रा तेलों की चर्चा कर ली जाए। जो सबसे ज़्यादा डालडा, जो वनस्पति घी जिसका प्रचलन सबसे ज़्यादा है, उसमें ट्रांस फैट की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है और ये डेंजरस होते हैं। तो वो तो बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ही। हालांकि कुछ वनस्पति तेल जैसे सनफ्लावर ऑयल और सोया ऑयल की चर्चा करें तो जैसे सनफ्लावर ऑयल है उसमें सेचुरेटेड फैट कम मात्रा में होते हैं, लेकिन ओमेगा 6 की उसमें अच्छी क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर सोया ऑयल की बात करें तो सोया ऑयल में पॉली अनसेचुरेटेड फैट तो होते हैं, विटामिन के भी होता है। लेकिन जब इनको रिफाइंड किया जाता है या जिनका हाइड्रोजिनेशन करके इनको जमाया जाता है तो ये जितने भी वनस्पति तेल हैं इनमें ट्रांस फैट की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनकी भी मात्रा काफ़ी होती है। और जितने ये वनस्पति घी, डालडा और ये सब हैं इनमें ओमेगा 6 की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। ओमेगा 6 की बहुत ज़्यादा मात्रा बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। तो जितने भी डालडा या वनस्पति के तेल हैं वो सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसकी जो नुकसान हैं वो तब और बढ़ जाते हैं जब इनका इस्तेमाल तलने के लिए हम करते हैं और एक ही तेल को बार बार गर्म करते हैं। जैसे आम बाज़ारों में समोसे, कचौड़ी में जो तेल इस्तेमाल किए जाते हैं और वो बार बार इस्तेमाल जब किए जाते हैं तो उनमें ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ने लगती है। कोई भी तेल 2 बार तक ठीक होता है, 3 बार तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जो बाज़ारों में ये रिफाइंड ऑयल और घी जो कई बार तलने में इस्तेमाल होते हैं, इनमें ट्रांस फैट की इतनी ज़्यादा मात्रा होती है जो बहुत नुकसान करती है। देसी घी में ट्रांस फैट ना के बराबर होता है, हालांकि उसको भी अगर 3-4 बार गर्म करेंगे तो कुछ मात्रा बढ़ेगी। लेकिन जो रिफाइंड ऑयल हैं उनमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये शरीर को नुकसान करते हैं। तो अगर कंसेंसस इसमें बने तो ऑयल बाय रोटेशन, देसी घी सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना है और साथ में रोटेशन के साथ मूंगफली का तेल है, कोकोनट ऑयल है या और भी जो आपका पसंद का तेल है, इवन जो वेजिटेबल ऑयल हैं उनको भी कभी कभी इस्तेमाल करना चाहिए। सोयाबीन का तेल और जो सनफ्लावर ऑयल है कभी कभी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और जो ऑलिव ऑयल है विदेशी तेल है, ड्रेसिंग में और सलाद वगैरह में भले ही इस्तेमाल कर लें
पर तलने के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। तो की इज़ रोटेशन ऑफ ऑयल।